नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी हेमंती नंदन बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी कृष्णचंद पंत, ऑप्शन डी नारायण दत्त तिवारी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कृष्णचंद पंत जो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। बाकी गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी, जो कि जैसे गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और हेमवती नंदन बहुगुणा 8 नवंबर 1973, 4 मार्च 1974 तथा 15 मार्च 1974 से 29 नवंबर 1975 तक लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और ये जो नारायण दत्त तिवारी हैं, ये 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तथा 3 अगस्त 1984 से 10 मार्च 1985, 11 मार्च 1985 से 24 सितंबर और 1985 और पुनः 25 जून 1988 से 5 दिसंबर 1989 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और जो ये कृष्णचंद पंत हैं, गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। उन्होंने कैबिनेट मंत्री के साथ योजना आयोग के अध्यक्ष 2000 और 2004 तक पद को भी सुशोभित किया था, परंतु वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बने थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन 2019 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दे रखा है, भारत का स्थान 189 देशों में 129वां है। कथन 2, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। और तीसरा कथन दे रखा है, ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है। तो यहाँ बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा कथन सही हो जाएगा बी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम प्रभावी हुआ। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 में, क्योंकि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज, एस फॉर स्पेशल, ई फॉर इकोनॉमिक, जेड फॉर जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम हेतु विधेयक मई 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा 23 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। और ये अधिनियम 10 फरवरी 2006 से प्रभावित हुआ था। कब हुआ था ये याद रखना, डेट इसकी 10 फरवरी 2006 में। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यूएनडेसा के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 55। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 55, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के जो विभाग होते हैं यानी कि यूएनडेसा के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी रिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 2018 के अनुसार वर्तमान में विश्व की 55% जो है कि जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। और ये जो रिपोर्ट जारी हुई थी इसके अनुमान में व्यक्त किया गया कि ये वर्ष 2050 तक विश्व की 68% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। कितनी? 68%। कब तक? ये 2050 तक। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? ऑप्शन ए एडीआर, ऑप्शन बी जीडीआर, ऑप्शन सी एसडीआर, ऑप्शन डी एडीआर तथा एसडीआर दोनों। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा
ऑप्शन सी SDR। अब आइए जान लेते हैं कि ADR, GDR, SDR क्या होते हैं। ADR मीन्स अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, यानी कि ये एक पराक्रम में प्राप्त निगोशिएबल रिसिप्ट है जो किसी अधिकृत डिपॉजिटरी यानी कि सामान्यतः अमेरिकन जो डिपॉजिटरी होती है या अमेरिकन बैंक द्वारा जो निवेशकों को कंपनी के शेयर के बदले निर्गत किए जाते हैं। और जो ADR को क्या है कि US में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध लिस्टेड किया जाता है। और जो इसमें होता है कि GDR, अब ये जान लेते हैं GDR क्या होता है। GDR में क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। और जैसे ADR को बताए थे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और GDR का ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जो इसका भी जो निर्गमन होता है ADR की तरह होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहां ADR को आवश्यक रूप से अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है, वहीं GDR को अमेरिकन स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध न करके किसी अन्य विदेशी मार्केट जैसे लंदन या लक्सबर्ग में सूचीबद्ध करना होता है। अब आइए जान लेते हैं SDR के बारे में। SDR क्या होता है। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्याओं को हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF अपना अलग प्रयोग है और जिसे विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार IMF द्वारा सृजित एक कृत्रिम मुद्रा है जो सदस्य देशों के बीच बिना किसी भौतिक हस्तांतरण के परस्पर भुगतान के लिए स्वीकृत की जाती है। तो यहाँ हम जाने कि ADR का फुल फॉर्म अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और जो GDR है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। गन्ना का, आलू का, अदरक का, शकरकंद का। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शकरकंद का। कौन सा? शकरकंद का। क्योंकि गन्ना, आलू और एवं अदरक जो होते हैं हमारे, गन्ना और जो आलू होता है और ये अदरक, ये क्या है? तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। जबकि जो शकरकंद का संग्रह अंग जो है, जो जड़ होती है यानी कि कुंभी रूप में होती है, ये मूलांकर से विकसित होता है। तो यहाँ हमारा पूछा गया है कि क्वेश्चन निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो ये जो गन्ना, आलू और अदरक हो जाएगा, ये क्या है? ये तने का रूपांतरण है। और ये शकरकंद जो होता है, ये जो है शकरकंद का जो है संग्रह अंग जड़ यानी कि कुंभी रूप है। तो ये मूलांकर से विकसित होता है। जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के आकलन यानी कि जो तेंदुलकर प्रभावित थी के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की अधिकतम प्रतिशत क्या प्रतिशत है, मतलब कहाँ पे पाई जाती है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि इसमें जो डेटा दे रखा है कि जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के आकलन के अनुसार 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशतता छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कथनों के संदर्भ में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कथन पहला है हमारा, ये देश का शीर्ष बैंक है। कथन 2, ये व्यापारिक कथनों को ऋण प्रदान करता है, यानी कि व्यापारिक जो घरानों को ऋण प्रदान करता है। और तीसरा है, ये मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। और चौथा, ये नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी कि जो पहला सही हो जाएगा, ये देश का शीर्ष बैंक है। और तीसरा सही हो जाएगा, ये मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। और जो चौथा सही हो जाएगा, ये नाबार्ड कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। अब जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और फिर क्या किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये 1934 अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधानों के तहत हुई थी। ये देश का शीर्ष बैंक है तथा ये मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। साथ ही ये नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण भी करता है, लेकिन ये व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान नहीं करता। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला यहाँ पर दिया गया है, ये एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जो लक्ष्य बनाती है, और ये सभी खाता धारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है कि योजना के अंतर्गत पात्र हैं। और जो कथन तीसरा दे रखा है, अभिदाता है यानी कि सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि की गारंटी रहती है। तो ये जो उपयुक्त कथन दिए गए हैं इनमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 मतलब पहले में क्या है कि ये एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है, और दूसरा है ये सभी खाता धारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है इस योजना के पात्र हैं, और तीसरा है ये अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटीड रहती है। तो आइए इसके कुछ तथ्य देख लेते हैं, क्योंकि ये अटल पेंशन योजना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले आगामी एग्जामों में पूछा भी जा सकता है। क्योंकि अटल पेंशन योजना को बोलते हैं एपीवाई बोलते हैं, और ये असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षित योजना है जिसकी घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, जो अब नहीं रहे दुनिया में, ने वर्ष 2015-16 के आम बजट में की थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना को औपचारिक घोषणा जो है 9 मई 2015 को कोलकाता में की थी। कब की थी? तो ये डेट याद रखना, 9 मई, ये 9 मई हो गया, 9 मई 2015-16 को, 2015-16 कहाँ पे? कोलकाता में की थी, और ये 1 जून 2015 से लागू हुई। और ये कब से लागू हुई? 1 जून 2015 से, 1 जून 2015 से लागू हुई। इस योजना ने पूर्व की स्वावलंबन योजना का स्थान लिया है, और इस योजना के जो प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। आइए जान लेते हैं कि अटल पेंशन योजना का मुख्य जो फोकस मुख्यतः होता है ये जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर है, और ये जो सभी खाता धारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, ये ज़रूर याद रखना। ये जो 18 से 40 वर्ष है, उम्र पूछ लेता है कभी कभी, जो इस पेंशन की योजना के पात्र हैं। और इस योजना के अंतर्गत जब लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो तत्पश्चात उसके जीवन साथी को उसके समान जो है पेंशन, उसके जीवन साथी को समान पेंशन मिलने लगती है। जो एपीवाई का संचालन क्या होता है कि ये एक पेंशन निधि नियामक तथा विकास प्राधिकरण, जिसको पीएफआरडीए द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा अभिदाताओं के लिए निर्धारित पेंशन की गारंटी दी गई है। हाल ही में चर्चा में रहे नागरिकता यानी संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित निम्न कथन दिए गए हैं, तो इन पर विचार करना है। कथन एक दे रखा है, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। और जो कथन दूसरा है, इस अधिनियम का उद्देश्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के 5 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। और यहाँ पर तीसरा कथन दिया गया, इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। ये जो उपयुक्त कथन दिए गए इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है।
तो ऑप्शन दे रखा है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त तो सही। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन, केवल 1 और 3। पहले में दे रखा 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे अपनी मंजूरी दी। और तीसरा है, इस अधिनियम के प्रावधान संविधान की कितनी छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, ये याद रखना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, क्योंकि संविधान की छठी अनुसूची में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में दिया गया हुआ। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी डीऑक्सीराइबोस, ऑप्शन डी राइबोस। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, डीऑक्सीराइबोस। क्योंकि जो जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए, और जो दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। ये क्या है, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, जैसे कि प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं, जो डीएनए के मुख्यतः केंद्रक में होता है। और इसी न्यूक्लियोटाइड के अणुओं में शर्करा, डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनीस जो समाक्षार होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन होते हैं। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के जो साइटोसोल होते हैं में होता है। और इसे न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा, राइबोस तथा नाइट्रोजनी समाक्षार यानी कि एडेनिन, ग्वानिन तथा यूरोसिल में साइटोसिन होते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो किसमें होती है, डीऑक्सीराइबोस में। पेड़ों की प्रसिद्ध जो प्रजाति सुंदरी होती है कहाँ पे पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन और हिमालय पर्वत में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन सी, मैंग्रोव वन में। जो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति होती है सुंदरी मैंग्रोव वनों में पाई जाती है। ये क्या होता है, पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन में बहुतायत क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे वृक्ष का नाम सुंदरी पड़ा। और ये पौधा जो पाया जाता है खारे मीठे दोनों प्रकार के जन के लिए अनुकूलित होता है तथा उच्च समुद्री ज्वार के सहन, मतलब जो समुद्र में उच्च समुद्री ज्वार होता है उसको भी सहन कर सकता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। जो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।